हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस का थर्ड पार्ट। ऑन 15 दिसंबर 1952-58 डे ऑफ हिज फास्ट, Poti Sri Ramululu died. As a newspaper put it, the news of the passing away Sri Ramululu engulfed entire Andhra in course. The protests were so widespread and intense that the central government was forced to give in to the demand. Thus, on 1st October 1953, the new state of Andhra came into being, with subsequently being Andhra Pradesh. 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक बार में लिखा था कि श्रीरामुलु का देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विद्रोह इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। After the creation of Andhra, other linguistic communities also demanded their own separate state. A states recognition commission was set up, which submitted its report in 1956, recommending the redrawing of district and provisional boundaries to form compact provisionals of Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada, and Telugu speakers, respectively. The large Hindi-speaking regions of North India was also to be broken into several states. A little later, in 1960s, the Bengal state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. In 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. The former for the Punjabi speakers, who were also mostly Sikhs, the latter for the rest who spoke not Punjabi but version of Haryanvi और हिंदी। अब हम कहें कि आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने हम कहें कि 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए भी अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत में विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद हम कहें कि 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। तो इस तरह से हम कहें कि जो स्टेट्स था उनका डिवीज़न भी अलग अलग, उनके जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषाएं थी, उनके बेसिस पे किया गया। इस मैप के थ्रू भी हमें यही चीज़ को क्लियर किया गया है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट की प्लानिंग जो है वो किस तरह से की गई। हम कहें कि विकास की योजनाओं का बनाना या विकास की योजनाएं बनाना। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमंग the major objectives of the new nation. In 1950s, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. There were a broad agreement on what was called a mixed economy model. Here, both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. What specially these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market, how to achieve the balance between the different regions and state was to be defined by the planning commission. तो हम कहें कि भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था।
1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका हम कहें कि अदा करेंगे या निभाएंगे। किसी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन सा उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था कि किस तरह से पूरी प्लानिंग की जाए कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से जॉब्स क्रिएट करने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से करने हैं, किस तरह के जॉब्स हमें क्रिएट करने हैं, दैट ऑल द थिंग्स हैज़ टू बी planned. In 1956, the second five-year plan was formulated. This focused strongly on the development of heavy industries such as steel and on the building of large dams. These sectors would be under the control of the state. This focus on heavy industries and effort at such state regulation. This focus on heavy industries and the efforts at state regulation the economy was to guide economic policy for the next few decades. This approach had many strong supporters but also some vocal critics. कि हम कहें कि 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंदर रखे गए। भारी उद्योगों या हम कहें कि भारी उद्योग पर यह भी जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के हम कहें कि बहुत सारे समर्थक थे और कुछ मुखर विद्रोही भी थी कि कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया, उसको क्रिटिकली अप्रिशिएट नहीं किया और कुछ लोगों का लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाएगा। कि उन्होंने फील किया कि इससे जो है हम एडुकेट एम्फेसिस जो है वो एग्रीकल्चर पर नहीं कर पाएंगे। सम फेल्ट दैट इट हैड पुट एन इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, कि इस प्रणाली को वो लोग मानते थे कि इससे जो है हम खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दे पाएंगे। फिर हम कहें कि अदर्स आर्ग्यूड दैट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, स्टिल अदर्स बिलीव दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द environmental implications of economic policy. As Mahatma Gandhi's followers, Miraben wrote in 1949, by science and machinery, mankind may get huge returns for a time, but ultimately will come dissolutions. We have got to study nature's balance and develop our lives within her laws if we are to survive as a physically healthy एंड मोरली डिसेंट स्पीसीज। कि हम कहें कि कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। अन्य कुछ लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन हम कहें कि आखिरकार यानी एंडिंग में तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत में संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। यानी आज से कितने समय पहले मीराबेन जो थी, जो गांधी जी की अनुयायी थी, उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया था कि अगर हम नेचर के साथ बैलेंस करके नहीं चलेंगे, अगर हम कुदरत के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसके बुरे परिणाम हमें आने वाले पीरियड्स में फेस करने पड़ेंगे। और उसी का रिजल्ट है कि आज हम लोग जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। हम लोग जो हैं जिस तरह की रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, रिसोर्सेज को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह की जो डिजीज़ हैं वो हम लोग फेस कर रहे हैं, दैट वी हैव टू बी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इफ़ वी आर अवेयर ऑन दैट टाइम व्हेन शी हैज़ टू बी गिव एन सजेशन टू ऑल द ह्यूमन बीइंग, और वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग को जब उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और अगर उनकी इस बात को हम लोग समझते और हम नेचर के साथ बैलेंस करके चलते तो शायद आज हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। अब इसमें है द नेशन 60 years on,
कि नेशन के बारे में हम इसमें आगे देखते हैं कि राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, कि हमारे देश को हमने कहा कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो उसके बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुए 60 वर्षों के बाद, आज हम इसमें पढ़ेंगे। ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेट 60 years of its existence as a free nation. How well has the country done in this time, and to what extent has it fulfilled the ideals set out in Constitution? कि 15 अगस्त 1907 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए हैं, कि क्या जो आइडियल्स लेकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, उसका निर्माण किया था, क्या वास्तविक रूप में उन सब चीज़ों को हमने अपने इस लाइफ टाइम में जो इतने 60 ईयर्स हम लोगों ने स्पेंड किए हैं, तो क्या उस चीज़ को हमने वास्तविक रूप में अचीव किया भी है कि नहीं किया है? दैट इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड and that is still democratic are achievements that we might justly be proud of. Many foreign observers had felt that India could not survive as a single country, that it would break up into many parts, with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. Others believe that it would come under military rule. However, many as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of state and local elections. There is a free press as well as an independent judiciary. Finally, the fact that people speak different languages or practices different faiths had not come in the way of national unity. कि हम कहें कि भारत अभी भी एक है, लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना है, लोगों का मानना है कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषा ही समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके थे और राज्य तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके थे। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या हम कहें कि धार्मिक जो विविधता है भी राष्ट्र की एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। यानी कि हम कहें कि ओवरऑल हमारे देश में कितनी ही भाषाएं बोली जा रही हों, कितने ही धर्मों को हम मान रहे हों, फिर भी इंडिया इज़ अ इंडिया, कि उसको हमने कभी भी डिवाइड करने की बात नहीं सोची है, उसको डिविजन्स के बारे में हमने नहीं सोचा है, चाहे लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजन्स हो, किसी भी बेसिस पे हम उसको डिवाइड करने की बात को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, deep divisions pressed despite constitutional guarantee, the untouchables, or as they are now referred to, the Dalits, face violences and discrimination. In many parts of rural India, they are not allowed access to water sources, temples, parks, and other public places. And despite the secular ideals enshrined in the constitution, there have been clashes between different religious groups in many states. Above all, as many observers have noted, the gulf between the rich and the poor has grown over the years. Some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal from economic development. They live in a large houses and dine in expensive restaurants, send their children to expensive private schools, and take expensive foreign holiday. At the same time, many others continue to live below the poverty line, housed in urban slums or living in remote villages on lands that yield little. They cannot afford to send their children to school. हम कहें, परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। आज भी जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हम बात करें, संवैधानिक जो गारंटियां हैं, उनके बावजूद यहाँ पर अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है,
आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों जो कि इकट्ठे जो पानी के सोर्सेज होते हैं, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष जो आदर्श हैं होने के बावजूद भी हम कहें कि बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धर्म समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों में कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे लोग आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं। दूसरी ओर हम देखें कि बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं आज भी मजबूर हैं। अपने बच्चों को वो लोग स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो रिच और पुअर का जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या जो हम कहें कि खाई है, वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज equality before the law, but in real life some Indians are more equal than others, judged by the standard it set itself at independence. The Republic of India has not been great success, but it had not been failure either. कि हम कहें हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल भी नहीं हुआ है। यानी आज भी इसी कारण हम कहें कि हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ तो जी रहे हैं, बट ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेज में आज भी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। व्हाट हैपन इन श्रीलंका? श्रीलंका में क्या हुआ? इन ईयर 1956 the year of state of India were recognized on the basis of language. The Parliament of Sri Lanka introduced an act recognizing Sinhala as the sole official language of the country. This made Sinhala medium of institution in all state school, colleges, in public examination and in the courts. The new act was opposed by the Tamil-speaking minority who lived in the north of the islands. When you deny me my language, said one Tamil MP, you deny me everything. You are hoping for a divided clan, warned another, adding, do not fear, I assure you will have a divided clan. An opposition member, himself Sinhala speaking, predicted that if the government did not change its mind and insist on the act being passed, two torn little bleeding states might yet arise out of one little state. कि हम कहें कि 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका की संसद में एक कानून पारित करके सिंघाला भाषा को देश की राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंघला भाषा को सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं, अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का हम क्या कहें, विद्रोह किया। एक तमिल सांसद ने कहा है कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं, तब आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ, एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंघला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर भारत या हम कहें कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है, तो इस छोटे से देश में से हम कहें दो टूटे फूटे रक्त चिन्हित देश भी पैदा हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने फुल फ्लैश जो है चेतावनी जो है डिवाइडेशन की दे दी। For several decades now a civil war has raged in Sri Lanka, whose roots lie in the imposition of the Sinhala language on the Tamil-speaking minority and other South Asian countries.
Pakistan was divided into two when the Bengali speakers of the East felt that their language was being suppressed. By contrast, India has managed to survive as a single nation, in part because the many regional languages were given freedom to flourish, had Hindi being imposed on South India in the way that Urdu was imposed on the East Pakistan or Sinhala on the North Sri Lanka. India too might have seen civil war and fragmentations contrary to the fears of Jawaharlal Nehru and Sardar Patel. Linguistic states have not threatened the unity of India. Rather, they have depended this unity. Once the fear of one's language being suppressed has gone, the different linguistic groups have been content to live as a part of the larger nation called India. हम कहें कि पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, जो इसी कारण पैदा हुआ है कि वहाँ तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंघाला भाषा थोपी जा रही है और एक अन्य दक्षिणी एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत हम कहें कि भारत एकजुट राष्ट्र के रूप में कायम रहा है कुछ हद तक। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं के फलने फूलने को मौका दिया गया। अगर हम कहें कि हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था, तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि हम कहें उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। तो किस तरह से जो है श्रीलंका में ये डिवाइडेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो गया है। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।